हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विद यू में। जैसे कि हम लोग अभी तक जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हम उससे संबंधित जो है वो कक्षा 12वीं के लिए भूगोल के कुछ संबंधित क्वेश्चन से पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी पिछली बार बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा बनते आए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल से क्या आशय है। मानव भूगोल का अर्थ उस विज्ञान से होता है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव और दूसरा पक्ष उसके प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों का अध्ययन करना होता है। मतलब एक पक्ष तो मनुष्य होता है खुद ब खुद, ठीक है। मानव भूगोल में एक पक्ष होता है प्रकृति, मतलब पर्यावरण द्वारा हमको जो चीजें प्रदान या प्रदत्त की गई है, उन दोनों का अध्ययन हम करते हैं तो मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, उनका एक दूसरे पर प्रभाव को समझाना है, मतलब दोनों का एक दूसरे पर इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या गिरता है, उनको हमको समझाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि कुमार सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो कुमार सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच का परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है। मतलब अस्थिर मानव मतलब मनुष्य कभी स्थिर रहता है, मनुष्य में कार्य करता रहता है। पृथ्वी जो है क्रियाशील है, मतलब पृथ्वी में घूमती रहती है। ठीक है, दोनों के बीच के अध्ययन का संबंध कौन करवाता है हम लोगों को, तो भैया मानव भूगोल करवाता है ना। किसने बोला है, सैंपल ने बोला है। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पर्यावरण निश्चयवाद से क्या आशय है। पर्यावरण निश्चयवाद इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है। मनुष्य क्या है, प्रकृति का दास, मतलब प्रकृति का मान लो काम करने वाला प्राणी है। ठीक है, प्रकृति पर्यावरण सर्वशक्तिमान है तथा यह मानवीय क्रियाकलाप को पूर्णतः नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है मानवीय क्रियाकलाप को, तो प्रकृति नियंत्रित करती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि नव निश्चयवाद से क्या आशय। नव निश्चयवाद विचारधारा तथा संभावनावाद के बीच की विचारधारा है। इसके अनुसार मानव प्रकृति नियमों का अनुपालन कर मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम अगर प्रकृति के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग, तो हम लोग बिल्कुल प्रकृति पे विजय पा लेंगे, है ना। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि असंशोधित जन्मदर से क्या आशय है। किस क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जनसंख्या पर एक वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों लोगों की संख्या को अशोधित जन्मदर कहते हैं। मतलब जिन्हें शोधन नहीं होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं अशोधित जन्मदर, उनको कहते हैं। प्रवास के अपकर्ष के कोई दो कारकों को लिखिए। तो क्या बोल रहे हैं, पहला पॉइंट, जो कारक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें हम लोग अपकर्ष कारक कहते हैं। और दूसरा क्या है, उपकर्ष कारक। मतलब क्या होता है भैया कि अपकर्ष कारक से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार बड़ा होता है। मतलब उसके क्षेत्र का आकार क्या होता है, जनसंख्या के क्षेत्र का आकार बढ़ता है। ठीक है, बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से क्या आशय, अभिप्राय लिखिए। तो किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र में निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संस्था अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसको, जनसंख्या वृद्धि को। ठीक है, विकास से आपका क्या आशय है। तो मानव विकास का मूल उद्देश्य दोनों के विकल्पों में वृद्धि करना होता है। किसके, मानव और मनुष्य दोनों के विकल्प, मनुष्य और प्राकृतिक संसाधन दोनों के विकल्प में क्या करना होता है, वृद्धि करना होता है। ठीक है, तथा उनके जीवन में सुधार लाना है। ठीक है, किसके, मनुष्य के। लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सके तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। किसमें, मानव विकास की बात चल रही है, विकास की बात चल रही है। मतलब सीधी बात, विकास अगर प्रति व्यक्ति का विकास हो गया, हर देश का विकास होगा, तो प्रति व्यक्ति विकास होना जरूरी है। प्रति व्यक्ति विकास अगर होगा तो ऑटोमेटिक देश का विकास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का। अगला क्वेश्चन, मिश्रित कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। मिश्रित कृषि की पॉइंट 1 क्या बोल रहा है कि नगदी फसलों और खाद्य फसलें दोनों की खेती, मतलब मिश्रित फसलों में नगदी और खाद्य फसलें दोनों की खेती की जाती है साथ में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती एक साथ पशुपालन और फसलों की खेती होती है। मतलब एक साथ दो फसलें हो जाती है। ठीक है, दोनों से प्रॉफिट हो जाता है। एक में पशुपालन हो जाता है, एक में जो लोग नॉर्मल व्यापारिक फसल होती है वो हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग का कि रोपण कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। रोपण कृषि एक असली कृषि है। इसमें किसी एक फल उत्पादक पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, यह कृषि बड़े बड़े आकार के फर्मों पर की जाती है। मतलब बड़े बड़े उद्योगों में की जाती है। बड़े मतलब उसमें बोल सकते हैं फर्म ऐसे होते हैं जो मान लो किसी निश्चित क्षेत्र में फैले होते हैं। मतलब मान लो किसी प्राइवेट वो होते हैं, सेक्टर में होते हैं। ठीक है, जो किसी क्षेत्र में फैले होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इस कृषि में सस्ते किंतु कुशल श्रमिक कार्य करते हैं। ये श्रमिक स्थायी होते हैं।